नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान का पार्ट 7 लेकर के आ गया हूँ मैं। इसके में आप मानव शरीर तथा क्रिया विज्ञान से संबंधित कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैं हिस्ट्री का सेशन लेकर के आ रहा था, जिसमें मैंने कुल 19 सेशन करा दिए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और वो सेशन अभी एंड नहीं हुआ है, उसको थोड़ा होल्ड पे रखा गया है, बाद में उसे दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल जीव विज्ञान के प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी आपके आने वाले एग्जाम, चाहे यूपीएससी, आरओएस, एआरओ हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, तमाम वो सारे एग्जाम जहाँ पर स्ट्रैटेजी का पूछा जाता है, उन सभी पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को, जिसमें पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है ना। नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात करें तो हमारे शरीर से निकलती है क्या? यूरिया। यूरिया ही हमारे शरीर के, चाहे वो मल का त्याग हो या फिर यूरिन का त्याग हो, किसी भी तरीके से जो भी या फिर हमारे जो पसीना निकलता है बॉडी से, उन सब में यूरिया की मात्रा होती है, इसलिए इंसान को यूरियोटैलिक बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी का जो यूरिया बनता है वो कहाँ पर बनता है, ये आपको आंसर देना है। तो देखिए, यूरिया जो बनता है मनुष्य के शरीर में वो यकृत में बनता है, ठीक है। वहीं से बन करके वो फिल्टर होता है दोबारा से हमारे किडनी में और फाइनली बाहर निकल आता है। आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और इसे ही हम मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और ये ग्रंथि जो होती है बाकी की दूसरी ग्रंथियों को उत्तेजन करने में हेल्प करती है, और इसी की वजह से बाकी दूसरी ग्रंथियाँ एक्टिव होती हैं और हार्मोन का श्रवण करती हैं। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। ये हमारे ब्रेन में, हमारा जो हेड है, ब्रेन है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है ना। मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो देखिए, मनुष्य में रुधिर किडनी में ही एक पार्ट होता है जिसे हम बोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक है, बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट का संरचना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये बोमेन संपुट है, और यहाँ से ये मूत्र निकलता है यानी यूरिन निकलता है। ये जो ब्लड है इसमें आता है, और यहाँ पर इसका प्योरिफिकेशन के साथ साथ इसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर होने के बाद जो भी यूरिया और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो इस बोमेन संपुट में आ जाते हैं, और बाकी शुद्ध हुआ जो रक्त होता है आगे की तरफ प्रवाहित हो जाता है। तो आपको आंसर बोमेन संपुट यहाँ पे करना है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखिए, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की वजह से हो जाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और ज़्यादा पानी पीने से मूत्र का रंग पीला नहीं होता है। अगर आपको पेशाब करते वक्त पीले मूत्र की शिकायत आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है ना। गुर्दा जो कार्य करता है यानी कि हमारी किडनी है, वो जो कार्य करती है, उसके कार्य करने की जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पेपर्स में आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। आगे प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारी जो किडनी होती है उसके कार्य करने की जो सिद्धांत यानी कि जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। तो देखिए, वो इसे कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो किडनी होता है हमारे ब्लड में आने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से अलग कर देता है और उसे यूरिन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डायलिसिस प्रोसेस जो होता है कृत्रिम तरीके से भी कराई जाती है ना। कृत्रिम तरीका क्या होता है कि जैसे हमारी किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, तो उससे जो, क्योंकि उसका काम क्या होता है ब्लड को प्योर करना, तो अब क्या किया जाता है कि उससे जो ब्लड की कुछ पाइप लगा करके एक मशीन बनाई गई है, और ये मशीन डायलिसिस कहलाती है। और इस मशीन का कार्य क्या होता है कि इसमें कि इनपुट ब्लड होगा, ये इसमें जाएगा और यहाँ से प्योर होकर के दोबारा से हमारे बॉडी में चला जाता है। तो ये मशीन जो होती है डायलिसिस का काम करती है, यानी कि ब्लड को प्योर करने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है ना। तो देखिए, यूरिया की अधिकतम मात्रा की बात करें तो मानव शरीर के जो मूत्र होते हैं उसमें यूरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे प्रश्न है, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया के पूरा करने के लिए होता है। देखिए, तो इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारा वृक्क होता है यानी किडनी, उसकी उसकी उसको वो कार्य करना बंद कर देती है, तो उसी के लिए हमें डायलिसिस करना होता है, डायलिसिस की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन की बात करें तो हमारे शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए स्वेदन का होना जरूरी है, यानी कि हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है
वो पसीना हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसीलिए जब आप कभी अधिक ज़्यादा काम करते हो या धूप में खड़े रहते हो, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पसीना निकलने लगता है और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर यानी तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे प्रश्न है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो मानव के वृक्क में पाया जाने वाला सबसे जो प्रमुख यौगिकों में से रासायनिक है तो वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट ही होती है जो किडनी में स्टोन का निर्माण करती है और कभी कभी इंसानों में ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो ज़्यादातर ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है हमारे वृक्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेनले का लूप कार्य सिद्धांत संबंधित है। हेनले का जो लूप कार्य सिद्धांत है वो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। देखिए क्या कहते हैं कि जो सेल होते हैं, सेल का बहुत सारे सेल मिल करके निर्माण करते हैं टिश्यू का, बहुत सारे टिश्यू मिल करके निर्माण करते हैं ऑर्गन्स का, यानी कि किसी भी खास अंग का, और बहुत सारे खास अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और वही ऑर्गन सिस्टम में से एक होता है क्या, उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जिसमें से उत्सर्जन तंत्र जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करता है, वहीं प्रजनन तंत्र जो होता है अपनी जैसे इंसानों को पैदा करने, और मूत्र जनन तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होती है हमारे शरीर में जो भी कार्यात्मक इकाई होती है जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, चल पाते हैं, घूम पाते हैं, कर सकते हैं, अपने कार्य को एक्चुअल तरीके से कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, वो सब तंत्रिका तंत्र जी होती है। इसी की वजह से हमारे शरीर की ज़्यादातर कार्यात्मक इकाई संपन्न हो पाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था वो था उत्सर्जन तंत्र, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर सामान्यतः निषेचन होता है। निषेचन की बात करें तो जो होते हैं एग और जो स्पर्म होता है वो दोनों आपस में मिलते हैं, जिसकी वजह से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो डिम्ब वाहिनी नली में होती है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वुमेन्स के ओवरी से कनेक्ट होता है, और ये जो ट्यूब होता है इसी के अंदर जो एग होते हैं और जो स्पर्म होता है वो जाता है, वहाँ पर इनका निषेचन हो जाता है, जिसे हम डिम्ब वाहिनी नली भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो देखिए गर्भाशय में जो हमारा जो गर्भाशय होता है उसके अंदर जो बेबी होता है उस बेबी को फैलोपियन ट्यूब नहीं, यहाँ पर प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा वहाँ पर उसे पोषण मिलता है। उसकी मैंने इमेज लगा के रखी हुई है, आगे आपको दिखा दूंगा किस तरीके से प्लेसेंटा जो होता है बेबी से कनेक्ट होता है, और उसी की वजह से भ्रूण यानी कि गर्भ में बेबी को जो भी ब्लड की जो रिक्वायरमेंट होती है, खाने पीने की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा जो भी उसको न्यूट्रिशन विटामिन की जरूरत होती है, वो सभी माता के गर्भ से प्लेसेंटा के माध्यम से उसे मिलता रहता है। आगे प्रश्न है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। तो गर्भाशय मानव भ्रूण जो होता है वो अम्निवोटिव द्रव में तैरता रहता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। तो देखिए दो युग्मकों के संयोजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, और इसी की प्रक्रिया के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है और बाद में बेबी बनता है। चलिए आगे प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गर्भाशय में शिशु के जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसी से पता चलता है कि गर्भाशय में शिशु को है, ठीक है। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि इससे निर्धारण, उसके लिंग का भी निर्धारण हो जा सकता था कि गर्भाशय में जो पल रहा बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन उसके ऊपर अभी सरकार का बैन हो चुका है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो जांच करने वाले और जांच कराने वाले दोनों को पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड करा के बच्चे की लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक कानूनी अपराध है और इसे नहीं कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग का खाद्य पूर्ति की जाती है। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या, ये जिसे क्या बोलते हैं, ये हमारे किसी भी लेडी के अंदर का पाया जाने वाला प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये प्लेसेंटा ही बेबी को कनेक्ट करके रखता है, और इसकी वजह से बेबी को यहाँ पर सारी चीजें जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो इसको मिलता रहता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, बिजांटेशन भी बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, बिजांटेशन भी इसे बोला जाता है प्लेसेंटा को, और इसी की वजह से गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है उसको खाद्य पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। आगे जो प्रश्न है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। तो देखिए जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती है वो अंडर सर्जन का निरोध करती हैं, यानी अंडों का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पे निषेचन नहीं होता। निषेचन नहीं होता है तो महिलाओं जो होती है गर्भवती भी नहीं हो सकती। इस तरीके से अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप प्रदान करती है ना। टेस्ट ट्यूब की घटना जो होती है उसे क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो देखिए जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें निषेचन बाह्य तरीके से बाह्य होता है और विकास जो होता है आंतरिक होता है।
ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होता है। मतलब ये हुआ कि जो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है किसी वजह से फैलोपियन ट्यूब का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पर्म या फिर वहां से बनने वाले जो एग होते हैं वो आपस में मिल नहीं पाते, और जब वो मिल नहीं पाते तो निषेचन वहां पे नहीं हो पाता। जब निषेचन नहीं होता है तो महिला जो होती है गर्भवती भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से क्या किया जाता है कि एग को और जो स्पर्म होता है उन दोनों को ले करके एक ट्यूब में रखा जाता है और वहां पर उनका निषेचन कराया जाता है। इस तरीके से बाह्य निषेचन होता है। जब इनका निषेचन हो जाता है या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फाइनली उसे जो मदर होती है उसकी ओवरी में उसे डाल दिया जाता है, और इस तरीके से विकास जो होता है वो आंतरिक हो जाता है। तो बाह्य निषेचन और आंतरिक विकास को ही कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली आप इसे जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में अगर आपने इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उन सभी को आप देख सकें। इसके अलावा पीछे मैंने जो वीडियोज अपलोड की हैं उन सभी को भी आप देख सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।